सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। मैं प्रद्योत, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाली है। जी हाँ, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अवश्य पढ़ने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो इनका बहुत बड़ा अध्ययन हमें करना चाहिए, लेकिन आज की क्लास में हम इनके एक उपन्यास पर बात करने आए हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा। 4 उपन्यास लिखे। टीजीटी 2013 का जब हमने इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया, तो साक्षात्कारकर्ता जो महोदय जी थे उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि अच्छा बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास बताइए, 4 उपन्यासों के नाम बताइए। तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न परीक्षा में आने के साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा गया। तो 4 उपन्यास इनके हमें याद होने चाहिए, 4 उपन्यासों का रचना काल हमें याद होना चाहिए, 4 उपन्यासों की कथा वस्तु हमें याद होनी चाहिए, 4 उपन्यासों के महत्वपूर्ण पात्र हमें याद होने चाहिए। ये कम से कम इतना तो होना ही होना चाहिए। निबंध संग्रह भी इनके बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो इनके हैं, आलोचना ग्रंथ हैं, वो भी बहुत पूछे जाते हैं, कथन भी पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो आज हम इनके 4 प्रमुख उपन्यासों में से, 4 प्रमुख उपन्यास तो आपको पता होंगे, ठीक है। 4 प्रमुख उपन्यासों में से कितने उपन्यासों की चर्चा करने के लिए आए हैं? एक उपन्यास की। कौन से की? बाण भट्ट की आत्मकथा। यदि आप यही चाहें तो अन्य जो उपन्यास हैं हम लिख देंगे यहाँ पर। एक है चारु चंद्रलेख। कौन सा है? चारु चंद्रलेख, ठीक है। एक तो बाण भट्ट की आत्मकथा हमने ऊपर लिखा ही हुआ है। यदि पहला इसे मान लिया जाए तो दूसरा किसे मानेंगे? चारु चंद्रलेख को, ठीक है। तीसरा उपन्यास हम मानेंगे पुनर्नवा। पुनर्नवा नाम से दैनिक जागरण ने कई वर्षों तक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली थी। पुनर्नवा नाम से, यदि आपने पढ़ी हो तो वो एकदम समसामयिक साहित्यिक पत्रिका थी। वो हमारे पास कई रखी हुई हैं। पुनर्नवा नाम से दैनिक जागरण में साहित्यिक पेज भी आता था। यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बताइए कमेंट करके। तो ये पुनर्नवा उपन्यास किनका है? बाण भट्ट की आत्मकथा पहला, और दूसरा चारु चंद्रलेख, तीसरा कौन सा है? पुनर्नवा। और यदि चौथे की बात करेंगे तो चौथा है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। और अभी पिछले 2021 में पूछा गया था, ये जो अनाम दास का पोथा है, रैक्व आख्यान कहा जाता है इसे, रैक्व आख्यान, ठीक है। 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 4 उपन्यास हो गए। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। यदि इनका रचना काल पूछा जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 का है। 1946, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ था उससे 1 साल पहले का है, ठीक है। फिर चारु चंद्रलेख 1963 का है, ठीक। चीन से विश्व युद्ध हुआ उसके बाद का, 1963 का, 3 से युद्ध के बाद का, ठीक है। 62 में युद्ध हुआ था। और उसके बाद पुनर्नवा है, ये ईस्वी में 10 साल जोड़ लो तो कब का हो जाएगा? 1973 ईस्वी का। और अनाम दास का पोथा है, ये 1976 का है, 1976। ये तो इनका रचना काल हो गया। 4 प्रमुख उपन्यास हो गए, ठीक है। अब हम बाण भट्ट की आत्मकथा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चलिए, तो इस चर्चा में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं बाण भट्ट की आत्मकथा पर, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट आप परिचित होंगे, संस्कृत साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इस बाण भट्ट की आत्मकथा पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं,
ठीक है। यदि इसी की स्पेशल चर्चा करेंगे तो रचना काल इसका क्या है, अभी हमने आपको बता दिया है। रचना काल क्या है? रचना काल 1946 ईस्वी, ठीक है। लेखक इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दो बातें हो गई महत्वपूर्ण, ठीक। और मुख्यतः इसमें बाणभट्ट के जीवन का वृतांत है, ठीक है। वृतांत या कथा कह सकते हो, ठीक है। उदात्त प्रेम का वर्णन है इसमें, बाणभट्ट के उदात्त प्रेम का वर्णन है, ठीक है। और बाणभट्ट का जो प्रेम है, बाणभट्ट का जो युग जीवन है, बाणभट्ट के युग जीवन का मानवतावादी दृष्टिकोण से, मानवतावादी दृष्टिकोण से वर्णन, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और है जो हम दूसरे कलर में यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये पूछा जाता है कई बार कि इसमें कौन से वंश की कथा है, तो वर्धन वंश की और मौखरी वंश की कथा है, ठीक है। इस उपन्यास में वर्धन वंश और मौखरी वंश की कथा का वर्णन है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें हुई। अब हम इन मुख्य बातों के अलावा इसके पात्रों पर भी चर्चा करने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि इसके पात्र परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे करें। इसका नायक, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक कौन है, तो नायक है बाणभट्ट, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के नाम पर उपन्यास का नाम है, इसलिए आपको याद नहीं करना है। लेकिन इसकी जो नायिका है ये बहुत चर्चित पात्र है, परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा गया है, बाणभट्ट की नायिका, ठीक है। इस उपन्यास की नायिका कौन है? इस उपन्यास की जो नायिका है वो कौन है? निपुणिका, ठीक है। न्योनिया भी कह सकते हैं, न्योनिया, ठीक है। न्योनिया ऐसे कह लो, ये है, ये नायिका है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब नायक कौन है? बाणभट्ट है, ठीक है। नायिका कौन है? निपुणिका है। और ये जो नायिका है ये बाणभट्ट की प्रेमिका है। कौन है ये? जो बाणभट्ट है उसकी प्रेमिका है ये जो नायिका है, ठीक है। बाणभट्ट की प्रेमिका है, ठीक। कौन? निपुणिका, ठीक। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? बाणभट्ट जो है वो तो एकदम उदात्त प्रेम को महत्व देता है इसके प्रति, लेकिन ये जो है मार्शल प्रेम को महत्व देती है बाणभट्ट के प्रति, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पात्र है, अन्य पात्रों की चर्चा करें तो ये दो हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है भट्टिनी। कौन है? भट्टिनी, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है भट्टिनी।
ऐसे। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र क्या है? भट्टिनी। ठीक। चौथा महत्वपूर्ण पात्र, यहाँ हम सिर्फ पात्रों की विशेष रूप से भट्टिनी भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तुवर मिलिंद। तुवर मिलिंद। ठीक। इसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है सुचरिता। कौन है? सुचरिता। ये कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है सुचरिता। ठीक है, पांचवा महत्वपूर्ण पात्र सुचरिता है। ठीक। और जो सुचरिता है ये विरत वज्र के प्रति भावात्मक प्रेम रखती है। ठीक है, भावात्मक प्रेम रखती है। ठीक है। सुचरिता। चलिए, अब सुचरिता के बाद आगे बात करेंगे कौन से पात्र की? वो है विरत वज्र। कौन सा है? कौन सा नंबर था? 5 हो गए थे ये, छठा नंबर विरत वज्र। ठीक है, ये भी पात्र है इसी उपन्यास का, विरत वज्र। ठीक है, तो ये विरत वज्र क्या है? योगी है, योगी है ये। ठीक है, और ये साधनात्मक प्रेम करता है, साधनात्मक प्रेम। ठीक है, और इसकी विशेषता है ये मानव कल्याण की भावना रखता है। और क्या विशेषता है इसकी? ये मानव कल्याण की भावना से युक्त है। कौन? विरत वज्र मानव कल्याण की भावना से युक्त, भावना से युक्त है ये। ठीक है, मानव कल्याण की भावना से युक्त है विरत वज्र। चलिए, अब इसके बाद सातवां देखते हैं। सातवां पात्र कौन है? ये है अघोर भैरव। अघोरी बाबा आपने देखे होंगे, अघोर भैरव पहले आया करते थे, अब तो पता नहीं। अघोर भैरव है, जैसा कि इनका नाम है अघोर भैरव। ठीक है, ये एक अघोरी ही थे, अघोरी भैरव थे ये। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है महामाया। महामाया। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण पात्र कौन है? महामाया। ये कौन है? ये गृहवर्मा की पत्नी है। उपन्यास में जो गृहवर्मा है उसकी पत्नी है महामाया। ठीक है, गृहवर्मा की, गृहवर्मा, ग्रह नहीं, गृहवर्मा की पत्नी है। ठीक है, इसका प्रेम असफल रहा है, असफल प्रेम और अनमेल विवाह, अनमेल विवाह से पीड़ित है। ठीक है, असफल प्रेम से पीड़ित है और अनमेल विवाह से पीड़ित है, इसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये 8 महत्वपूर्ण पात्र ये हो गए और 2 पात्र ये हो गए। हाँ, 2 ये जुड़े हुए हैं, इसमें 10 पात्र हो गए महत्वपूर्ण पात्र। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा क्या है? एक प्रश्न हमने आपको यहाँ चर्चा नहीं की। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न बहुत बार आता है, और टीजीटी पीजीटी में भी बहुत बार आया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा बताइए। तो इसकी जो विधा है, इसकी जो विधा है वो क्या है? उपन्यास है। विधा क्या है? उपन्यास। हालांकि ये आपको पुराने विद्यार्थी हैं, उन्हें पता होगा,
लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए भी क्लास है ये। तो आत्मकथा शब्द लिखा होने के कारण विद्यार्थी आत्मकथा को कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आत्मकथा लिखा है, आत्मकथात्मक शैली है इसकी, लेकिन जो विधा है वो इसकी उपन्यास है। ठीक है, तो उपन्यास विधा का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये 4 ग्रंथ हो गए। रैक को आख्यान अनामदास के पोथा को कहते हैं, याद रखेंगे। पुनर्नवा और 4 चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, 4 उपन्यास इनके याद रखेंगे। 4 उपन्यासों के बाद हमें क्या याद रखना है? रचना काल 1946 ईस्वी है, याद रखेंगे। ठीक है, बाणभट्ट के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है, सीधा सीधा नाम से ही पता लग रहा है। बाणभट्ट के युगीन जीवन का मानवतावादी दृष्टिकोण से वर्तमान या आधुनिक जीवन में समावेश किया है उसका। वर्धन वंश और मौखरी वंश की कथा से संबंधित है ये उपन्यास। नायक इसका बाणभट्ट है, जो उदात्त प्रेमी है। ठीक है, उदात्त प्रेमी है, ये एकदम श्रेष्ठ प्रेमी है, अच्छा पात्र है ये। ठीक है, और नायिका इसकी जो है निपुणिका है, न्योनिया है, ये बाणभट्ट की प्रेमिका है। अन्य पात्रों में भट्टिनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भट्टिनी महत्वपूर्ण है। भट्टिनी इसके बारे में यदि कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है, बाणभट्ट के प्रति ये प्रेम भी रखती है भट्टिनी। मच्छर भाई साहब आ गए, बहुत देर में आए थे और कोई नहीं आया, आज पहली बार आए हैं। ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है और कल का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड था यहाँ का, जो कि बहुत ही तापमान गर्म था, इसलिए मच्छर हो सकता है आज कम हो, लेकिन फिर भी चलो। तो अन्य पात्रों में भट्टिनी मुख्य है, ये कम पूछे गए हैं। तो वर मिलिंद जी, सुचरिता पूछी गई है। ठीक, वीरत वज्र कम पूछे गए हैं, अघोर भैरव कम पूछे गए हैं, महामाया 1-2 बार आया है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे गए हैं वो उनमें से सुचरिता, भट्टिनी और निपुणिका, ये तो बहुत पूछे गए हैं। ये महत्वपूर्ण पात्र है। यूजीसी के पुराने पेपर उठा के देखोगे तो मेरे हिसाब से कम यूजीसी में ही सैकड़ों बार आया होगा, 10-20 बार आया होगा, हर साल आता है। पिछली परीक्षाओं में तो ये बहुत बार आया है। ठीक है, भट्टिनी भी बहुत आया है, ये वाला। तो जो हम इम्पोर्टेंट बताएं उसके सामने आप इम्पोर्टेंट अवश्य लिखें और उसे नोट रखें। हो सकता है जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वही आपकी परीक्षा में आ जाए, यदि ऊपर वाला माँ सरस्वती कृपा करें तो। ऐसा बहुत बार हुआ है, पढ़ाते समय हमने बच्चों को बता दिया कि ये महत्वपूर्ण है, नोट रखो, परीक्षा में आएगा, तो आ गया। यदि कह दिया कि आएगा तो आ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं उसे तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी पढ़ना तो ज़्यादा है, पढ़ना तो अधिक से अधिक है। ठीक है, इसकी PDF भी आपको मिल सकती है, और PDF आप चाहें तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से। कौन से? PDF के लिए PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लीजिए। कुछ प्रश्न भी कभी कभी समय मिलता है तो हम उस पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल है ये। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। कितनी हो गई? आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। भले ही छोटी है लेकिन अवश्य काम आएगी। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि अधिक पढ़ो, ज़रूरी है कि अच्छा पढ़ो और कम पढ़ो और इतना पढ़ो कि जो आपकी परीक्षा के लिए काम आए। फालतू का पढ़ते रहो जो काम ही ना आए। ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या है? ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसी क्लास का क्या मतलब है जो आपके काम ना आए? तो काम आने वाली क्लास लेकर आते हैं हम। और कीजिए हमारा भी सहयोग, जुड़े रहिए, लाइक भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कम लोग जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो जुड़े हैं हमसे उन्हें लाभ ज़रूर होगा। ठीक है, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसा विश्वास है। त्याग के साथ हम कार्य करते हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं। हम कोई पैसे लेके आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, न हम पैसों पर कोई हमारा ध्यान है कि हम पैसे के कारण ऐसा कर रहे हैं।
तो जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा कर सकता है वही सच्चा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके लिए उपयोगी है हम लाते रहेंगे ऐसे ही हर रोज़। फिर मिलेंगे, तब तक राधे राधे।